सबको आगे बढ़ना है, ये अभियान चलाना है। स्वावलंबी भारत, स्वावलंबी भारत अब हमें मिलके बनाना है। बनाना है। हम सबका आज सौभाग्य है कि हमारे मध्य आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय प्रोफेसर राज नेहरू जी कर रहे हैं। आप विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जो हरियाणा के पलवल में है उसके सम्मानित कुलपति हैं। और आपको ये श्रेय जाता है कि ये हरियाणा की ये भारत की प्रथम स्किल यूनिवर्सिटी है जो नवाचार के लिए जानी जाती है। वास्तव में आपने ही अर्न एंड लर्न स्कीम को एक इफेक्टिवली अपने विश्वविद्यालय में इम्प्लीमेंट किया है और किस तरीके से इंडस्ट्री के साथ मिलकर युवाओं को स्किल किया जाए और उनको साथ साथ उनकी अर्निंग भी हो, इस विषय पर आपका पूरा ध्यान है। इसके साथ साथ आपने इस विश्वविद्यालय को एक उच्च स्तरीय स्किल यूनिवर्सिटी के रूप में खड़ा किया है, इसका श्रेय आपको जाता है। और आप पूरे चाहे स्किल काउंसिल हो या जो फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, सीआईआई, पीएचडी चैम्बर, इन सब में आपकी आपकी भागीदारी रहती है। आ, आज इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका स्वागत और आपसे आग्रह कि हम सबका मार्गदर्शन आप करें। आदरणीय प्रोफेसर राज नेहरू जी। नमस्कार जी। नमस्कार। प्रोफेसर राजकुमार जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बिल्कुल। आदरणीय सतीश कुमार जी, डॉक्टर राजकुमार जी और बाकी सारे प्रिय बंधुओं, सबसे पहले तो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे अवसर दिया कि आज इस इम्पोर्टेंट विषय पे बात करें। लेकिन जितना समय मैं पिछले 20-25 मिनट, लगभग 7:45 बजे से मैं सुन रहा था, क्योंकि एक पैरेलल कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम से निकलते ही मैं कार्यक्रम में जुड़ा था और मैं आदरणीय सतीश कुमार जी की बात सुन रहा था बहुत ध्यान से। और जितनी बातें उन्होंने बताई मैं उस को फिर से रिपीट नहीं करूंगा। हालांकि बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मुझे बोलनी थी, लेकिन वो भाई साहब पहले ही बोल गए। तो मेरे लिए जो विषय है वो अब और मुश्किल हो गया है कि मुझे उस विषय में कुछ और वैल्यू एडिशन करनी है। तो मैं अपने दृष्टिकोण से जितना मेरा सामर्थ्य है उसके आधार पर मैं प्रयास करूंगा कि उसमें अपना वैल्यू एडिशन करूं। ये विषय राजकुमार जी ने जब बात की थी तो उन्होंने कहा कि इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप विषय है और इस विषय पे भाई साहब का उद्बोधन है और आप अध्यक्षता करेंगे। तो सुनने के पश्चात पहला प्रश्न मेरे मन में आता है कि इनोवेशन हम कहते किसे हैं? हम सब लोग विभिन्न प्रकार से इनोवेशन को देखते हैं, तो परंतु इनोवेशन होती क्या है, हम इनोवेशन किसे कहते हैं? तो एक विषय जो हमेशा मेरे माइंड में रहता है, चाहे विश्वविद्यालय के अंदर काम करते करते, क्योंकि विश्वविद्यालय में भी जब मैं आया तो मैं पहला एम्प्लॉय था। ये यूनिवर्सिटी को इसकी घोषणा हुई थी और घोषणा के पश्चात केवल 2 पेपर थे मेरे हाथ में। एक पेपर था जिसमें मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी और दूसरा पेपर था 85 एकड़ की जमीन का एक पेपर। और ये दो थमा के बोल दिया गया कि जाइए और अब आप यूनिवर्सिटी बनाइए। तो उस परिस्थिति में जहां आपके पास कोई साधन संसाधन, न मानव संसाधन, न इंफ्रास्ट्रक्चर, जब आपके पास कुछ भी नहीं हो, तो और आप एक ऐसे स्थान से आ रहे हो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जहां आपके पास सब कुछ होता है, क्योंकि आपको हायर ही इसलिए किया जाता है कि वहां सब कुछ है और वहां से आगे बढ़ना है, तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो ऐसी चुनौती जो बड़ी ही विचित्र चुनौती थी, ऐसी विचित्र चुनौती में मैं आज भी मानता हूं कि ये एक ऑन्टरप्रन्यूरियल चैलेंज थी कि आपको एक संस्थान जीरो से खड़ा करना है और जीरो में भी आपका कंपैरिजन कुछ है नहीं। नॉर्मली आप यूनिवर्सिटी जब खड़ी करते हैं तो यूनिवर्सिटी के पैरेलल में और यूनिवर्सिटीज होती हैं,
तो आपको आइडिया होता है कि ये यूनिवर्सिटी ऐसी है, ये यूनिवर्सिटी ऐसी है, ये मॉडल है, ये प्रोग्राम है, ये स्ट्रक्चर है, तो खड़ा कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा चुनौती होती नहीं। लेकिन जब आपको कहा गया स्किल यूनिवर्सिटी खड़ी करनी है, तो अपने में एक चुनौती थी, क्योंकि भारत में कोई स्किल यूनिवर्सिटी थी नहीं। तो ये अपने में एक प्रेशर जो है वो माइंड के ऊपर पड़ता है। तो मैंने यहाँ इनोवेशन शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि इसके ऊपर बल क्यों देना है, क्योंकि मुझे लगता है इनोवेशन का लिंक थॉट के साथ है, विचार के साथ है। और ये थॉट आता कहां से है? ये थॉट हमारा जो साइकी है, जो ह्यूमन साइकी है, जो मानव की जो साइकोलॉजी है, उसमें एक एस्पेक्ट है, वो है हमारी मेमोरी। और उस मेमोरी के अंदर हमारे पास दो डायमेंशंस बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक डायमेंशन है नॉलेज का, और एक डायमेंशन है एक्सपीरियंस का। यानी जब हमारी मेमोरी में नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों रहते हैं, तो ये नॉलेज और एक्सपीरियंस जब आपस में संवाद करते हैं, तो ये एक थॉट को जन्म दे देते हैं। तो जैसा अनुभव होगा और जैसी नॉलेज होगी, वैसा थॉट बाहर आएगा। तो इसलिए जब बहुत सारे थॉट्स कलेक्टिवली मिलते हैं, तो एक थिंकिंग बन जाती है। और अगर उस थिंकिंग को इनोवेटिव थिंकिंग बनाना है, तो उस थिंकिंग के ऊपर आपको कुछ ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि नॉलेज और एक्सपीरियंस ने तो आपको थॉट दे दिया, लेकिन अब उस थिंकिंग के ऊपर आपको कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा कि वो उस थॉट से अगले स्टेप पे चली जाए, जहां पे जो अनुभव में भी नहीं थी, वो अनुभव के बाहर से। लेकिन उसके लिए एक प्रकार का एफर्ट चाहिए, उसके लिए एक प्रकार की एक्सरसाइज चाहिए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अनुभव और नॉलेज बहुत जरूरी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एंटरप्रेन्योरशिप में आपको कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, कोई नई सर्विस क्रिएट करनी है, कोई नया प्रोसेस क्रिएट करना है, कोई नया बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है, या आपको अपनी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में आपको इनोवेशन अगर करनी है, तो आपके अनुभव में और आपके नॉलेज में कहीं पे आपके पास अगर कुछ इस प्रकार के अनुभव हैं, तो वो अनुभव जब कलेक्टिवली आपके सामने रहेंगे, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन में सहायता मिलेगी। तो जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारे ये बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन इन कंपनियों से कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। हमारे पास एप्पल कंपनी है, स्टीव जॉब्स का उदाहरण है। स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन में बड़े धक्के खाए, और उसके पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी, लेकिन उसने अपने जीवन का एक अनुभव हमसे शेयर किया। जब उसका अंतिम लेक्चर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ, उसमें उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो थी कनेक्टिंग द डॉट्स बैकवर्ड। और उसमें उन्होंने कहा कि जब वो कुछ नहीं करते थे, तो उन्होंने कैलीग्राफी को सीखने का निश्चय किया, और कैलीग्राफी सीखी, और उसके बाद कुछ और काम करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद वो ऑड जॉब्स करते थे। फिर दो तीन मित्र मिलके उन्होंने गैरेज में एक छोटा प्रयोग करना शुरू किया, जहां पे मैग्नेटोश कंप्यूटर बना। लेकिन वहां वो अपनी इस इनोवेशन में वो क्रेडिट देते हैं अपने जीवन में जो उन्होंने कैलीग्राफी सीखी थी। वो कैलीग्राफी ने जिस समय मैग्नेटोश कंप्यूटर का कीबोर्ड वो बना रहे थे, उसको बनाने में उनको सहायता की। यानी जो नॉलेज, मेमोरी के अंदर जो नॉलेज थी और कैलीग्राफी का अनुभव था, उसने उनको मैग्नेटोश कंप्यूटर को इनोवेट करने का एक साधन, एक आइडिया माइंड में दिया, और उसका जो आधार बना वो आज हमारे सामने है। तो उन्होंने अपने उदाहरण में कहा कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यानी आज आप जहां हैं और पीछे जो आपके पास अनुभव होगा, जो नॉलेज होगी, अगर आप उसको ठीक से कनेक्ट कर पाओगे, तो आप फ्यूचर में इनोवेट कर पाओगे। इसलिए मैं
आज जब हमने नया विश्वविद्यालय बनाया तो हमने इसमें सबसे पहले एक जो चुनौती हमारे सामने जनरल एजुकेशन में थी वो थी कि नॉलेज के साथ अनुभव को कैसे इंटीग्रेट करें। और जो आदरणीय सतीश कुमार जी ने बात बताई कि लर्निंग फॉर अर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, हम उसको अर्न एंड लर्न भी बोलते हैं, लेकिन उन्होंने इसको अलग डायमेंशन में कहा, और मैं वही डायमेंशन दोहराऊंगा। लर्निंग फॉर अर्निंग का जो डायमेंशन हमारे विश्वविद्यालय ने लिया, ये भी एक इनोवेटिव एस्पेक्ट था, जो किसी पुरानी अनुभव से और किसी पुरानी नॉलेज के कॉम्बिनेशन से, और जब थॉट लेवल पे आया तो हमने उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहा, उस पर थोड़ा और ट्रीटमेंट किया, और तब जाके हमारा ये अर्निंग थ्रू लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट बना। और उसमें सबसे विचित्र बात क्या थी कि हमने उद्योगों के अंदर अपने बच्चों को प्रोग्राम्स के माध्यम, मान लीजिए अगर हम आज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बनाते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम बनाते हैं या डिप्लोमा प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम में आज अगर एक कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी के अंदर एक बच्चा जाता है तो 40 मतलब 80-90% तो उसको क्लासरूम में ही पढ़ाई कराई जाती है। उसे बाहर की दुनिया का पता नहीं होता, दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, और उस बदलती दुनिया में तकनीक भी बदल रही है, कौशल भी बदल रहा है। यानी जो आज हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं शेल्फ लाइफ, जो इनोवेशन की शेल्फ लाइफ है और जो स्किल की शेल्फ लाइफ है, वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। यानी अगर आज से 10 साल से पहले, 1990 से पहले और 1990 से 2000 तक अगर देखें, तो इनोवेशन की अगर लाइफ, किसी आइडिया की अगर लाइफ, किसी स्किल की अगर लाइफ 10 साल थी, 8 साल थी, आज वो घट के 1 साल, 6 महीना, 2 साल हो गई है। यानी इतनी तेजी से कौशल भी बदल रहा है किसी काम को करने का, और इतनी ही तेजी से तकनीक भी बदल रही है। मुझे याद है 1996 में हमने मोबाइल लिया था नोकिया का, हमारी कंपनी ने हमें दिया था 97-98 में, और वो नोकिया का मोबाइल फोन कम से कम 7-8 साल तक चलता रहा, और उसमें डिजाइन में कोई चेंज नहीं आई, और नोकिया मार्केट कैप्चर करती गई। लेकिन हमने देखा 98, 97, 98 के बाद जिस गति से तकनीक बदली, नोकिया भी बदल गई, वो कंपनी खत्म हो गई, क्योंकि वो तकनीक के साथ चली नहीं। उसने उस स्किल सेट को, जो उसकी स्ट्रेंथ थी, उसको उसने मार्केट के साथ चलाया नहीं। और उसका परिणाम क्या निकला कि नई कंपनियां सीन पे आई, और उन कंपनीज ने निरंतर ऐसी सारी ट्रेडिशनल कंपनीज को ओवर पावर कर दिया और मार्केट कैप्चर किया, क्योंकि उनकी जो आज की स्ट्रेंथ है वो है इनोवेशन। और इनोवेशन में भी किस प्रकार से आप फास्ट, आज देखते हो कोई भी एप्पल फोन ले लो आप, या सैमसंग का ले लीजिए, या कोई एंड्रॉइड फोन ले लीजिए, तो आप देखेंगे कितनी फास्ट मोबाइल्स के वर्जन बदल रहे हैं। आज हम एप्पल 13, एप्पल 14 की बात कर रहे हैं, और कितने फास्ट ये चेंज हो रहे हैं। तो इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप में पहला जो थॉट है वो है अनुभव अपना कैसे बढ़ाएं हम बच्चों का, और उन्हें कैसे एक्सपोज करें नए नए क्षेत्रों में। तो हमारे विश्वविद्यालय ने जब कंसेप्चुलाइज किया कि इनोवेशन को कैसे हम अपने प्रोग्राम्स में लाएं, तो हमने कहा कि अर्निंग थ्रू लर्निंग या लर्निंग थ्रू अर्निंग के कॉन्सेप्ट को कैसे प्रमोट किया जाए। तो इसलिए विश्वविद्यालय ने उद्योगों के साथ अपना टाई अप किया। अब हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, सबसे बड़ी चुनौती आज देश में क्या थी कि हमारा जो 60-70% बच्चा है, जो रूरल बेल्ट में बच्चा है, इसे इनोवेटिव नहीं माना जाता है। इसे माना जाता है इसे और काम करने हैं, एवरेज काम करता रहेगा। लेकिन मेरे पिछले 6-8 साल के अनुभव में जो मैंने देखा है, जितनी पोटेंशियलिटी, जितनी क्रिएटिविटी, जितनी इंक्यूसिटिवनेस मैंने रूरल बच्चों में देखी है, शायद ही मैंने किसी और बच्चे में देखी। उसका कारण ये है क्योंकि ये डिप्राइव्ड लोग हैं, इनके पास वो सारे साधन संसाधन सुविधाएं नहीं है, और जिनके पास साधन संसाधन सुविधाएं नहीं होती हैं, उनके अंदर एक अलग प्रकार की ललक होती है। और अगर उन्हें सही दिशा मिल जाए, सही अनुभव मिल जाए, सही एक्सपोजर मिल जाए, उनके अंदर इनोवेशन के सीड को क्यूरेट करना बहुत मुश्किल नहीं। तो हमने पिछले 7 वर्षों में देखा है, और मैं ये अपने डेटा के आधार पर कह रहा हूं कि जो डॉक्टर बच्चे, डॉक्टर थोड़ा ब्रीफ करना होगा, है थोड़ा समय की लिमिट होगी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, ठीक हाँ है, ठीक है भाई साहब, मैं समराइज ही कर देता हूं।
तो मैं इनोवेशन के 4-5 आयाम आपके स्पष्ट रखता हूं। 5 तरह के इनोवेशंस हैं। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर बनता है, उसे अगर इनोवेट करना है, तो उसे प्रोडक्ट लेवल पर जो वो प्रोडक्ट बनाना चाहता है, चाहे वो सर्विस बनाना चाहता है, चाहे वो मान लीजिए कोई चाय की दुकान भी ही चलाना चाहता है, चाहे वो कोई छोटी प्रोडक्शन किसी चीज की करना चाहता है, उस प्रोडक्ट में डिफरेंट क्या है, उसमें अलग क्या है, ये एंटरप्रेन्योर को सोचना चाहिए। प्रोसेस में जिस तरीके से वो बिजनेस प्रोडक्ट को बनाएगा, जिस तरीके से उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएगा। आज हमने देखा ऑटो में बहुत सारे लोगों ने अपने ऑटोज के अंदर न्यूज़पेपर रखे हैं, कोई छोटे मोटे इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स रख देते हैं। कस्टमर को किस प्रकार से वो एक्साइट करें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से कस्टमर डिलाइट पे कैसे ले जाएं, छोटे छोटे इनोवेशंस अपने प्रोसेस में करते हैं। यानी छोटे छोटे स्तर पर, ऐसा नहीं है कि ये इनोवेशंस बड़ी कंपनियों में होती हैं, ये इनोवेशंस छोटे स्तर पर भी हो सकते हैं। तो दूसरा जो एंटरप्रेन्योर के लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रोसेस इनोवेशन। प्रोसेस कैसे वो इनोवेट करे, जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल वो क्रिएट करना चाहता है, चाहे वो 50,000 रुपए से कोई बिजनेस क्रिएट करता है, चाहे वो 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करता है, जो मॉडल वो अपना बनाना चाहता है, उस मॉडल में उसने किस प्रकार से कोई नया वैल्यू एड किया हो, अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करना है, कैसे सेल करना है, कैसे उसको दूसरों तक पहुंचाना है, इसको भी कैसे वो इनोवेट कर सकता है, क्या इनोवेशंस उसमें ला सकता है, इसके ऊपर भी विचार एक एंटरप्रेन्योर को करना चाहिए। और आजकल टेक्नोलॉजी तो कमोडिटाइज हो गई है और टेक्नोलॉजी फिंगर टिप्स पे है। आज कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर मार्केट में जाता है, तो छोटी मोटी टेक्नोलॉजीज एप्लीकेशंस उसको बहुत सहायता कर सकती हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को बहुत दूर तक पहुंचा सके। जैसे गांव में लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आज वेब प्लेटफॉर्म्स उनके प्रोडक्ट को पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। तो उसमें भी एक एंटरप्रेन्योर को सोचना चाहिए कि वो कैसे इनोवेट कर सकता है। सामाजिक स्तर पर सोशल इनोवेशन कैसे एक व्यक्ति को करनी चाहिए, सर्विस को कैसे इनोवेट करना चाहिए, और जो प्रोडक्ट वो बना रहा है वो एनवायरमेंट के साथ कैसे वो फ्रेंडली बना के उसको एनवायरमेंट फ्रेंडली इनोवेशन भी देखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर को इनोवेटिव बना सकती हैं, उसके प्रोडक्ट को डिफरेंट बना सकती हैं, उसे अपने जीवन में और सक्सेस दे सकती हैं। और इस प्रकार से वो हम अपना ही नहीं, अपने समाज का, पूरे देश का एक उदाहरण बन सकता है। और जो विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं, मुझे लगता है ये 50% की जो पॉपुलेशन है, ये जिसको हम समझते हैं कि ये शायद कुछ नहीं कर सकती, ये भारत के भविष्य और भारत के भाग्य को बदल सकती है, अगर वो अपने काम में इनोवेशन लेके आए। धन्यवाद।